नमस्कार फ्रेंड्स। तो इन्वायरमेंट की एक और नई क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आज करने वाले हैं ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण से संबंधित टॉपिक को कवर। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उन सभी को इस पीडीएफ में हमने शामिल किया गया है। तो आइए उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को याद करते हैं और रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर स्थित होती है। तो जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो ओजोन परत जो है वो पृथ्वी से लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अब स्थित है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो ओजोन आभामंडल की खोज करता है उनका नाम है डब्ल्यू केंट मूर। डब्ल्यू केंट मूर जो हैं वो वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभामंडल की खोज करता है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसके द्वारा की गई। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र की खोज की गई थी उनका नाम है ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन। ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैंकलिन जो हैं वो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरण की समस्या से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कि कनाडा में आयोजित किया गया था और ये जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए 1987 में होता है। तो इसका समय भी याद रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ। तो 1987 में होता है और ये ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है। तो ओजोन परत की जो इकाई को मापने की इकाई है उसका नाम है डाप्सन। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए जो उत्तरदायी प्रमुख गैसें हैं तो सबसे प्रमुख है सीएफसी के बाद आती है हाइलोजन। सीएफसी हाइलोजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, ट्राईक्लोरोएथीन हो गई और हाइलोन 1 to 11 हो गई और 1301। तो ये क्या है, समस्त गैसें जो हैं ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं, ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं वो ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं, ओएफएस अर्थात ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस। भारत के श्रीनगर में ओजोन की जो मोटाई है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि त्रिवेंद्रम में सबसे कम ओजोन की मोटाई है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य में जो ओजोन की परत की मोटाई है वो सबसे अधिक कमी आती है। तो सबसे कमी जो ओजोन परत की मोटाई में सबसे अधिक कमी आती है वो किस महीने में आती है। तो सितंबर से अक्टूबर माह में आती है। और भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ओजोन परत की सबसे मोटाई वाली परत कहाँ है तो वो है श्रीनगर में, और सबसे कम ओजोन की परत जो है वो है त्रिवेंद्रम में। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है। तो वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार है वो 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है। तो मानव द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है तो ऐसे प्रदूषण को कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक जो कहा जाता है मानव जनित प्रदूषण को। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं। तो जो जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक होते हैं वो मानव जनित प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, जो प्रदूषक स्रोत से आकर वायु में मिलते हैं, क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं प्राइमरी पॉल्यूएंट अर्थात प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो क्या है, प्रदूषक स्रोत से सीधे आकर वायु में मिलते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या होते हैं, जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। तो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN ओजोन स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं। तो जो ये पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है, ओजोन है, स्मॉग है, ये द्वितीयक प्रकार के प्रदूषक होते हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है।
तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र किस घटना में वृद्धि करते हैं, तो ये करते हैं सुपोषण। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो जो वायु पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप धातु वायु को प्रदूषित करती है वह है लेड अर्थात सीसा। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु के द्वारा यहाँ पर कुछ टाइपिंग दिख नहीं रही है, इस कारण इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है कि अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं, तो अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए ये जो उत्तरदायी गैसें हैं वो दो गैसें हैं, एक है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल वर्षा से जो है मृदा का पीएच मान क्या होता है, कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त पर्यावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है, तो अगर एस्बेस्टस से फाइबर युक्त वातावरण में व्यक्ति रहते हैं तो उनको एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। जैव उपचार बायो रेमिडिएशन से तात्पर्य क्या है, तो जैव उपचारण से जो तात्पर्य है कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थ का निष्कासन करना क्या कहलाता है, जैव उपचारण अर्थात बायो रेमिडिएशन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मैफ्रोन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हाइलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया NH3 भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो बड़े संयंत्रों में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया का। और रेफ्रिजरेटरों में जो प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन है वो सामान्यतः किस ब्रांड के नाम से किया जाता है, तो वो ब्रांड नाम याद रखिएगा, मैफ्रोन ब्रांड। और इसमें सामान्यतः क्या होता है, हाइलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। अगर जैवोपचार जो है बायो रेमिडिएशन है वो प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू बायो रेमिडिएशन या स्वस्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। यदि प्रदूषण पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो अगर प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका उपचार किया जा रहा है तो उसे कहेंगे एक्स सीटू बायो रेमिडिएशन अर्थात बाह्य स्वस्थानीय जैवोपचार। नेक्स्ट आते हैं चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित एक परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी, तो ये जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना होती है वो होती है 26 अप्रैल 1986। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में एक परमाणु दुर्घटना होती है। तो यहाँ एक लिस्ट दी गई है प्रदूषक और उसके दुष्प्रभाव। प्रदूषक में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण प्रभावित होता है श्वास संबंधित रोग हो जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड से होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। धूल कण के कारण यकृत और वृक्क की क्षति होती है। सीसा से कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो भारत की जो दामोदर नदी है वो जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो पेयजल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक है तो बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथैनोग्लोबोनीमिया नामक रोग उत्पन्न होता है। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं, सिगरेट के जो धुआं होता है उनमें पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन पाए जाते हैं सिगरेट के धुएं में। ग्रीन मफलर किस पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से संबंधित है, तो जो ग्रीन मफलर है वह ध्वनि प्रदूषण की समस्या से संबंधित होता है।
नेक्स्ट आते हैं कि अधूरे प्रज्वलन के कारण कार में कौन सी गैस निकलती है। तो अधूरे प्रज्वलन के कारण कार में जो गैस निकलती है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन की जो थैलियां हैं उनको नष्ट कर देने से क्या होता है, पॉलीमर से निर्मित होने के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी उसमें जो है प्रमुख गैस निकली थी, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस जो है उसका रिसाव हुआ था। इंसिनेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इंसिनेटर्स का जो प्रयोग है कूड़े कचरे जलाने के लिए किया जाता है। भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो 1974 में भारत में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। तो न्यूनतम वायु प्रदूषण करने वाला जो ईंधन है वो है हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। तो सुपरसोनिक जो जेट विमान है इनसे गैस निकलती है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। पार्थेनियम गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है। तो पार्थेनियम जिसे गाजर घास के नाम से जाना जाता है इसके पराग कणों से चर्म रोग और दमा रोग उत्पन्न होता है। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं। तो लाइकेन जो है वो प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से जो है उष्मीय प्रदूषण थर्मल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। तो इटाई नामक जो रोग है वो कैडमियम के कारण होता है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो सीसा रहित पेट्रोल में जो है उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए उसमें बेंजीन टाइल्यून और जाइलीन मिलाए जाते हैं। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है। तो बेंजीन के कारण रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस जो है वो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से कारण होते हैं। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन है। तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्वों में है आर्सेनिक और फ्लोराइड। आर्सेनिक और फ्लोराइड जो हैं वो प्रमुख प्रदूषक तत्व होते हैं। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है। तो कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः न्यूमोकोर्नियोसिस रोग हो जाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। तो भारत में सभी अपमार्जकों में अधिकता पाई जाती है वो है फॉस्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है। तो बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम जो रहता है वो रहता है कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है। तो जल में कार्बनिक यौगिकों का जो मापन है वो किया जाता है क्रोमैटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है। तो ब्लैक फुट नामक रोग जो है वो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषण के रूप में जाना जाता है। तो वो पादप है जलकुंभी। जलकुंभी को जो है जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में भी जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का जो मापन है वो है रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम जो है नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है। तो वो है पराबैंगनी विकिरण। वायु प्रदूषक और उनसे प्रभावित अंगों के बारे में दिया गया है।
एस्बेस्टस धूल जो है वो किससे प्रभावित करती है, तो वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। शीशा से क्या प्रभावित होता है, तो शीशा से प्रभावित होता है मस्तिष्क। पारा से क्या प्रभावित होता है, तो पारा से प्रभावित होता है उदर। और कार्बन मोनोऑक्साइड किसे प्रभावित करती है, तो वो करती है रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती है। नीचे यहाँ एक पर्यावरणों से संबंधित एक लिस्ट दी गई है और पर्यावरणों का संगठन और उनके उद्देश्य क्या क्या हैं इन सब के बारे में दिया गया है। इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है, इनको आप जरूर याद करिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहीं से रहती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना होती है वो होती है 1972 में, जिसमें 193 सदस्य हैं और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है मुख्यालय कहाँ है, वो है नैरोबी केन्या में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में। स्थापना हुई 1972 में और कुल सदस्य 193 में हैं। इसका जो मेन पर्पज है वो है वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण एनवायरमेंटल इंस्ट्रूमेंटल विकसित करना। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जो है इसकी स्थापना होती है 1948 में और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन है, इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। यह क्या करता है कि यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। वन्य पादप एवं जंतुओं के संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमन जो साइट्स है, वाशिंगटन कंजर्वेशन की स्थापना कब हुई थी, तो वाशिंगटन कंजर्वेशन की कन्वेंशन की जो स्थापना होती है वो होती है 1973 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न ना करे। वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमन की स्थापना कब होती है, वो होती है 1979 में, जिसका मुख्यालय बॉन जनवरी में है और सदस्य इसके 313 हैं। 313 ये तो गलत है, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में हम जरूर पिन कर देंगे। नेक्स्ट है कि यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। विश्व वन्यजीव कोष WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है इसकी स्थापना हुई है 1961 में। इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और इसमें कुल 100 सदस्य हैं। तो ये जो WWF है इसका कार्य है कि यह पर्यावरण संरक्षण एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, शोध रिसर्च करना और रेस्टोरेशन अर्थात पुनर्स्थापना के लिए भी इसका कार्य करना होता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई, तो 1922 में हुई। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है और इसमें कुल 121 सदस्य हैं। इसका कार्य है कि यह पक्षियों एवं उनके आवासों हैबिटेट्स का संरक्षण, वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण करता है। बर्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है 1974 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसका उद्देश्य पौष्टिक भोजन, नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट आता है ग्रीन पीस काफ़ी इंपॉर्टेंट संगठन जिसकी स्थापना होती है 1971 में और ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 1971 में। यह जो है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, निर्वनीकरण हो गया, आनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि हो गए, इन पर ध्यान केंद्रित करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना 1995 में की जाती है और इसका मुख्यालय जो है वेंजनिंजन नीदरलैंड्स में ही है। यह आर्द्रभूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्रभूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है कि रॉटरडम कन्वेंशन जो है वो 1998 में हुआ और ये रॉटरडम जो है वो नीदरलैंड का प्रमुख शहर है। इसका उद्देश्य है कि मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव में सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार एवं सहकारी प्रयासों पर बल देना है।
अंतिम संगठन है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो हुआ था, इसकी स्थापना होती है वर्ष 2001 में। कुल 152 सदस्य हैं और स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है। यह जो है अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों आज के लिए इन्वायरमेंट्स की क्लास में बस इतना।